हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बुके। आज का ये जो वीडियो है ये हमारा जो बीटेक और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज, स्पेशली दोज हु आर इन सीबीसीएस पैटर्न में स्टडी कर रहे हैं, उनका जो 9th कोर पेपर है उसमें एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स जो है उसका पहला यूनिट मैं यहाँ डिस्कशन करने वाला हूँ। तो इसका जो पहला यूनिट में पहला जो टॉपिक है वो है इनएडिक्वेसीज ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। इनएडिक्वेसीज ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। इसका ये हेडिंग से ही पता चल रहा है कि क्लासिकल फिजिक्स में क्या इनएडिक्वेसीज था, हाउ इट वाज इनएडिक्वेट टू एक्सप्लेन सम फेनोमेना सो दैट क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप्ड, मॉडर्न फिजिक्स डेवलप्ड। तो पहले क्लासिकल फिजिक्स में हम क्या डील कर रहे थे उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्लासिकल फिजिक्स में हम क्या पढ़ते थे? हम जो भी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते थे, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मतलब जो पार्टिकल्स में हम डायमेंशंस लगभग 10⁻⁻⁶ मीटर से ज़्यादा ही पढ़ते हैं, जो पार्टिकल्स का साइज और पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस 10⁻⁻⁶ मीटर से ज़्यादा हो तो हम क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। उससे कम हो गया तो हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स में हमारा जो पार्टिकल का मोशन के बारे में जब पढ़ते हैं वहाँ उसका पोजीशन, मोमेंटम और जो भी फिजिकल पैरामीटर्स वो प्रिसाइज होता है, वहाँ अनसर्टेनिटी नहीं होता, वो प्रिसाइज होता है। हमारा मॉडर्न फिजिक्स में जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आता है वो नहीं होता क्लासिकल फिजिक्स में। हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज नॉट देयर इन क्लासिकल फिजिक्स। और दूसरा है, यहाँ मेनली दो कंसेप्ट्स हैं क्लासिकल फिजिक्स में, पार्टिकल कंसेप्ट और वेव कंसेप्ट, and those two are treated completely separately. That means wave and particle concept cannot be intermingled. There is no concept of wave particle duality. That wave particle duality we read in modern physics, जो कि डी ब्रॉगली वेव में आता है, जो कि मैटर वेव बोलते हैं। वो क्लासिकल फिजिक्स में वेव कंसेप्ट अलग है, पार्टिकल कंसेप्ट अलग है, दे कैन नॉट बी इंटरमिंगल्ड। तीसरा जो कंसेप्ट हम पढ़ते हैं मोशन के बारे में, वो नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन के बारे में पढ़ते हैं। नॉन रिलेटिविस्टिक मतलब नॉन रिलेटिविस्टिक कंसेप्ट, रिलेटिविस्टिक कंसेप्ट भी पढ़ते हैं मगर नॉन रिलेटिविस्टिक कंसेप्ट मतलब जो कि वेलोसिटी, लाइट का वेलोसिटी से सफिशिएंटली कम है, उसके बारे में क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? V approaches C, V is nearer to C, that is also taught in modern physics, but classical physics completely deals with such velocity which is very much less than the velocity of light. और एक तो क्लासिकल फिजिक्स में ये सब जो चीज़ें हम डील करते थे और मेनली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन
इसका कोर कंसेप्ट है, उसका बेसिस है किसका, क्लासिकल फिजिक्स का। ये सब डीलिंग के बाद, ये सब डील करने के बाद कुछ ऐसा फेनोमेनन लैटरन डेवलप हुए, कुछ ऐसा इफेक्ट्स जो डेवलप हुए जो कि क्लासिकल फिजिक्स वाज इनएडिक्वेट टू एक्सप्लेन। जैसे कि हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हमारा कंपटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन, फिर सम कंसेप्ट्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक हीट। ये सब चीज़ें क्लासिकल फिजिक्स में हम 100% सेटिस्फैक्टोरीली एडिक्वेटली डिस्क्राइब और एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स डेवलप हुआ। तो ये जो मैंने बोला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कंपटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, स्पेशली दिस थ्री, एंड पेयर प्रोडक्शन, स्पेसिफिक हीट, ये सब हम इसका एक ओवरव्यू, ये सब फेनोमेना का एक ओवरव्यू लेंगे, कैसे क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये चीज़ों को, और क्वांटम मैकेनिक्स के हेल्प में हम कैसे इसको एक्सप्लेन कर पाए, ये सब ग्रेजुअली डिस्कशन करेंगे। तो पहला हमारा जो सिलेबस में है, सिलेबस में पहला जो फेनोमेना है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में है। तो पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन, बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बाद कंपटन इफेक्ट। वो जो पेयर प्रोडक्शन और स्पेसिफिक हीट के बारे में वो हमारा सिलेबस के बाहर है, वो बाद में है, वो बाद में और एक यूनिट में है और एक सेमिस्टर में है, उसको हम अलग से डिस्कशन करेंगे। ये तीनों को हम स्पेशल एम्फासिस देकर डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम डिस्कशन करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो ये ब्लैक बॉडी क्या होता है? ब्लैक बॉडी क्या होता है? जो भी बॉडी कोई भी वेवलेंथ, कितना भी रेंज हो, कितना भी फ्रीक्वेंसी हो, उसके ऊपर इंसिडेंट होने से सबको ऑब्जर्व कर लेता है, तो उसको ब्लैक बॉडी बोलते हैं। दैट मीन्स इट इज एबल टू ऑब्जर्व ऑल द फ्रीक्वेंसीज, ऑल रेंजेस ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट इंसिडेंट अपॉन इट, and that is called a black body. So in short I can say that a black body has objectivity 1, its objectivity is unity. इसका ऑब्जेक्टिविटी यूनिटी है। ऑब्जेक्टिविटी, इसको कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है? इट इज द रेशियो बिटवीन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय इट टू फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट अपॉन इट। दैट रेशियो इज कॉल्ड ऑब्जर्वेटिविटी। सिंस ऑब्जर्वेटिविटी इज 1, therefore frequency observed is equal to frequency incident। और एक चीज कि ये ब्लैक बॉडी को हम हीट करेंगे, हीट देंगे, सफिशिएंटली हॉट करेंगे, तो क्या होता है? ये रेडिएशन एमिट करता है और इसका एमिसिविटी भी 1 होता है। इसका ब्लैक बॉडी का एमिसिविटी भी 1 होता है। तो एक बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो उसका ऑब्जेक्टिविटी 1, उसका एमिसिविटी भी 1। एमिसिविटी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एमिशन, मतलब रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी एमिटेड टू फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व।
That means in this case frequency emitted is also equal to frequency incident. Therefore, for a perfect black body, we have coefficient of absorption and coefficient of emission, both of them are equal to unity. और ये हमारा सराउंडिंग है में हमारा नेचुरली हमारा अर्थ में जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो है, आइडियल ब्लैक बॉडी जिसको बोलते हैं, वो 100% नॉट ए ब्लैक बॉडी, जनरली लैंप ब्लैक और हमारा प्लैटिनम ब्लैक, ये दोनों को हम नियरली ऑलमोस्ट ब्लैक बॉडी के रूप में मानते हैं. तो और एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो है, क्या करते हैं, एक मेटालिक सरफेस लेते हैं, उसके उस सरफेस में एक छोटा सा होल कर लेते हैं और इसके अंदर हम रेडिएशन को एंटर करने के लिए देते हैं. यहाँ क्या होता है, यहाँ एक लैंप ब्लैक इसके अंदर पोजीशन कर लेते हैं, प्लेस कर लेते हैं. तो इसके ऊपर जब आकर रेडिएशन गिरता है तो यहाँ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस इसके अंदर होता है. जैसे कि यहाँ इंसिडेंट हुआ, फिर इससे रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ फिर रिफ्लेक्ट हुआ. ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के बाद ये फाइनली इसके अंदर ही ऑब्जर्व हो जाता है, तो इसका ऑब्जर्वेटिविटी 1 हो जाता है. सो दिस होल व्हिच ऑब्जर्व्स ऑल द रेडिएशंस इंसिडेंट इज ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी. इट इज assumed टू बी ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी. सो जो भी हो, और ये ब्लैक बॉडी को मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि जब हम इसको सफिशिएंटली हीट करते हैं, सफिशिएंटली उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो ये रेडिएशन एमिट करता है और उसमें से हम स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करते हैं, स्पेक्ट्रम मिलता है, उसको ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम बोलते हैं. और उसमें ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम भी होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम भी होता है. तो ये ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम का जो नेचर है उसको क्लासिकल फिजिक्स यूज करके साइंटिस्ट लोगों ने एक्सप्लेन नहीं कर पाए. जो एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम मिला है, जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस में जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम मिलता है, जो वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन विथ वेवलेंथ का नेचर जो होता है, वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो क्लासिकल फिजिक्स यूज करके एक्सप्लेन किए हैं, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए. मैं फिर से बोल रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि जो वेरिएशन ऑफ रेडिएशन जब एमिट होता है ब्लैक बॉडी से, तो हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, टेकिंग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन along the y-axis and wavelength of radiation along the x-axis, we will obtain a curve. And the nature of the curve that is obtained experimentally does not tally with those laws which are derived on the basis of classical physics. मैं बोल लेता हूँ कि वेन्स लॉ, वेन जो एक रेडिएशन थर्मोफिजिसिस्ट जो वेन और राले एंड जीन्स दोनों, ये राले जीन्स लॉ और वेन्स लॉ, those laws were derived on the basis of classical physics, and those laws are unable to completely explain the nature of the black body spectrum. But when Planck's law was developed, which was based on the quantum theory, it completely explained the experimental phenomenon. So classical physics was inadequate to explain black body radiation. Actually black body spectrum जो मिलता है
ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसका नेचर क्या होता है, मैं ग्राफिकली उसको शो करता हूं। जो वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विथ वेवलेंथ मैं ग्राफिकली शो कर रहा हूं। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड ये इस एक्स एक्सिस में हम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन लेते हैं, इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कुछ ऑथर्स ने इसको ई लैम्डा लिखते हैं, एक्चुअली एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, और एक्स एक्सिस में जो वेवलेंथ रेडिएट होता है उसको लेते हैं। तो ये जो ग्राफ आता है ये इस टाइप का आता है, इस टाइप का आता है। तो देखो, पहले तो वेवलेंथ के साथ साथ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीज होता है, ये एक पिक वैल्यू में पहुंच जाता है। ये पिक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो होता है इसको हम मैक्सिमम लैम्डा एम लिखते हैं। जिस वेवलेंथ के वैल्यू से इसका इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है उसको लैम्डा एम बोलते हैं। ये जो ये एक टेम्परेचर, सपोज एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ब्लैक बॉडी 1646 केल्विन के लिए ये ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम है। तो ये इसको थोड़ा डिक्रीज कर लेते हैं, टेम्परेचर को थोड़ा, ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा डिक्रीज हो गया तो इसका नेचर थोड़ा सा बदल जाता है। क्या होता है, इसका जो पिक वैल्यू है वो थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, ये थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। देखो इसका पिक वैल्यू अब यहां तक शिफ्ट हो गया, मतलब इसका इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो वेवलेंथ को करेस्पॉन्ड करता है वो पहले वाला से ज़्यादा है। ये 1449 केल्विन के लिए प्लॉट किया गया है। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है वो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वेवलेंथ जो वेवलेंथ को करेस्पॉन्ड करता है वो लोअर वेवलेंथ साइड को शिफ्ट कर जाता है। और अदर वर्ड्स में हम जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वेवलेंथ के जो मैक्सिमम इंटेंसिटी टेम्परेचर कम कर देने से वो लार्जर वेवलेंथ के तरफ शिफ्ट हो जाता है। फिर इसको और कम कर लेंगे तो ये क्या होगा, ये और शिफ्ट हो जाएगा, ये और शिफ्ट हो जाएगा। मतलब मुझको समझ पाए ना? तो जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करते करते जाएंगे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो वेवलेंथ को करेस्पॉन्ड करेगा वो लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कौन? मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। मतलब वो जो हम आगे वेन्स लॉ पढ़ेंगे, वेन्स लॉ ये है लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो लैम्डा एम कम हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो लैम्डा एम कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया तो लैम्डा एम बढ़ गया, यहाँ लैम्डा एम बढ़ गया, यहाँ लैम्डा एम बढ़ गया। तो ये वेरिएशन। और सपोज मैं एक ग्राफ एक टेम्परेचर के लिए रखता हूं, बाकी सब मिटा लेता हूं। ये तो हम एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया फॉर ईच वेवलेंथ, फॉर a range of wavelength we have plotted. Suppose we want to find out the total energy radiated per unit area. Then what we have to do? We have to find out the area under this curve.
That is, we will integrate E lambda d lambda from 0 to infinity. That means wavelength ranges from 0 to infinity. Wavelength ranges to infinity. If we calculate this, we will get total energy radiated per unit area. Area under the curve. हम +2 लेवल में भी पढ़ चुके हैं, 10th लेवल में भी, कि जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हैं, सपोज वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज लाइक दिस, तो हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो क्या करते हैं, इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। सिमिलरली टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया कैन बी कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग आउट द एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया निकलता है ये प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ द टेम्परेचर होता है। जो टेम्परेचर ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर में हम ग्राफ प्लॉट किए हैं, उसके साथ उसके 4th पावर के साथ प्रोपोर्शनल होता है। उसको स्टीफेंस लॉ बोलते हैं, स्टीफेंस 4th पावर लॉ बोलते हैं। तो ये है ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम का नेचर। ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे वेन्स लॉ और स्टीफेंस लॉ और राले जीन्स लॉ, ये सब क्लासिकल फिजिक्स कंसेप्ट यूज करके ये एक्सपेरिमेंटल कर्व को कैसे समझा नहीं पाए और क्यों, क्या उसमें लूपहोल था कि वो लोग समझा नहीं पाए, उसका उनके एसम्पशन में क्या गलती था, और कहाँ वो डिफ़िकल्टी कहाँ रहता था, वो सब डिस्कस करेंगे अलग वीडियो में। तो ये वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। बाय।